आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि हम अगली बार जो वीडियो बनाएंगे वो नक्षत्र पर बनाएंगे। अभी हम पंचांग प्रकरण पढ़ रहे हैं और पंचांग के 5 जो अंग हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण अंग है नक्षत्र। उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर नक्षत्र है क्या। नक्षत्र शब्द का अगर अर्थ देखा जाए तो न क्षरति इति नक्षत्रम। क्षरति का मतलब होता है चलता है, न क्षरति नहीं चलता है। जो नहीं चलता है वो नक्षत्र है, जो स्थिर है वो नक्षत्र है। तो आकाश मंडल में कई तारामंडल हैं और कोई तारामंडल नहीं चलते हैं, इसीलिए उन तारामंडलों को हम नक्षत्र कहते हैं। पर यहाँ हम जिस भाव से नक्षत्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसमें आकाश के सभी तारामंडल नहीं आते हैं, बल्कि 27 या 28 तारामंडल ही आते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था। एक बार मुझसे किसी ने यह प्रश्न भी पूछा था कि आकाश में तो अनेकों तारामंडल हैं, पर ज्योतिष शास्त्र में 27 या 28 तारामंडलों का ही प्रयोग क्यों होता है। चलिए आज हम लोग इसको भी समझते हैं। हम कहाँ निवास करते हैं? पृथ्वी पर। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पृथ्वी। अन्य ग्रहों में क्या हो रहा है उससे हमारा ज़्यादा भाव नहीं होता है, उससे हमारा ज़्यादा तात्पर्य नहीं होता है, उससे हमारा ज़्यादा लगाव नहीं होता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ना है। पृथ्वी पर क्या होना है उससे ही हमको प्रभाव पड़ेगा, उससे ही हमको फर्क पड़ेगा। एक सिंपल सा उदाहरण लेकर चलते हैं। आप अपने परिवेश में रहते हैं, अपने वातावरण में, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में रहते हैं। मेरा क्षेत्र, मेरा परिवेश, मेरा मोहल्ला अलग है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने मोहल्ले वाले लोगों के साथ फेमिलियर होंगे, उनके साथ परिचित होंगे, या मेरे मोहल्ले के लोगों के साथ फेमिलियर होंगे, उनके साथ परिचित होंगे? निश्चित रूप से आप सबसे ज़्यादा अपने आस पड़ोस के लोगों को जानेंगे, क्योंकि उनसे आपका प्रतिदिन पाला पड़ना है। ऐसे ही पृथ्वी का सबसे ज़्यादा पाला, सबसे ज़्यादा संपर्क इन्हीं 27 नक्षत्रों से होता है, इन्हीं 27 नक्षत्रों से पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पृथ्वी का जो भ्रमण मार्ग है, दीर्घवृत्ताकार भ्रमण मार्ग, उस भ्रमण मार्ग में जब पृथ्वी घूमती है तो उस भ्रमण मार्ग में घूमने के दौरान वो सभी नक्षत्र उनसे आपस में मिलते हैं। कभी वो अश्विनी से मिलती है, कभी भरणी से मिलती है, कभी कृत्तिका से मिलती है। ऐसे करके वो एक वर्ष में 2700 नक्षत्र से मुलाकात करती है। 28वें नक्षत्र अभिजीत का थोड़ा सा स्पर्श भी होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व इन 27 या 28 नक्षत्रों का है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अन्य नक्षत्रों को हम नहीं जानते हैं या अन्य तारामंडलों को हम नहीं जानते हैं। हम उन सबको ही जानते हैं। लुब्धक हों, सप्तर्षि हों, व्याघ्र हों, अनेकों ऐसे तारामंडल हैं जिनको हम जानते हैं, उनके फलों को भी जानते हैं। और भारतीय ज्योतिष की संहिता शाखा में उन सभी नक्षत्रों और तारामंडलों का वर्णन भी मिलता है, उनके फलादेश का वर्णन भी मिलता है। पर सबसे ज़्यादा प्रयोग इनका इसलिए होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इन्हीं के संपर्क, इन्हीं 27 नक्षत्रों के संपर्क में रहते हैं। कौन से वो 27 नक्षत्र हैं, उनके स्वामी कौन है, उनका क्रम क्या है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप उसको जरूर देख लें। आज हम इस पर थोड़ी सी और चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्र क्या हैं, चलिए आज जानते हैं। वैसे सबसे पहले इसके शब्द पर ही गौर करिए। जब इसके शब्द पर गौर करते हैं तो नक्षत्र शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त होती है न क्षरति इति नक्षत्रम, अर्थात जिसका क्षरण न होता हो, जिसमें गति न होती हो, जो चलायमान न हो, जो स्थिर हो, जिसका नाश न हो, वो नक्षत्र है। अब जिस परिप्रेक्ष्य में हम इस विषय को पढ़ रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं। यहां पर हमारा उद्देश्य ज्योतिष शास्त्र में क्रांतिवृत्तीय 27 नक्षत्रों से है। अब प्रश्न होगा कि 27 नक्षत्र ही क्यों? इस प्रश्न का जवाब पाने के लिए चलिए मैं आपको एक सूखे हुए अंधे कुएं में धकेल देता हूं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं। आप सहजता पूर्वक इस कुएं में उतर जाइए।
सच में वो नहीं उतरना है। कल्पना कर लीजिए कि आप इस कुएं के अंदर उतर चुके हैं। अब आप आसमान की ओर देखिए। कल्पना करके बताइए कि इस कुएं की गहराई में उतरने के पश्चात जब आप ऊपर आसमान की ओर देखेंगे तो आपको कितना बड़ा आकाश नजर आएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही कल्पना किया है। आप उतना ही बड़ा आकाश देख सकते हैं जितनी बड़ी इस कुएं की परिधि होगी। यह कुएं की सबसे ऊपरी परिधि है। यह परिधि जितनी बड़ी होगी, आप उतना ही बड़ा आकाश इस कुएं के अंदर से देख सकते हैं। तो दर्शकों, यह पृथ्वी भी एक बहुत बड़ा कुआं ही तो है। यहां से भी आप आकाश का उतना ही भाग देख सकते हैं जितनी इस पृथ्वी की परिधि है। और स्पष्ट शब्दों में कहूं तो आप उतना ही बड़ा आकाश देख सकते हैं जितनी लंबाई आपके अक्षांश वृत्त की है। आप जिस अक्षांश वृत्त में स्थित हैं, उस अक्षांश वृत्त की परिधि जितनी बड़ी है, आप अपने स्थान से उतना ही बड़ा आकाश देख सकते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों से आकाश का अलग अलग भाग कम या ज्यादा नजर आता है। इसको और बढ़िया से समझने के लिए मैंने बहुत परिश्रम से एक चित्र तैयार किया है। वह चित्र समझने के उद्देश्य से बनाया गया है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। पृथ्वी चारों ओर इस वृत्त में भ्रमण करते हुए सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और जब वो परिक्रमा के दौरान जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, उसका सामना या उसका लंब, पृथ्वी के भूकेंद्र से डाला गया लंब किसी न किसी नक्षत्र से टकराता है, किसी न किसी नक्षत्र पर जाकर स्थित होता है। अभी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पृथ्वी घूम रही है। ऐसे ही वो आगे बढ़ेगी तो उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, इस प्रकार से वो आगे बढ़ते बढ़ते कभी चित्रा में भी जा सकती है, कभी पुनर्वसु में भी जा सकती है, कभी रेवती में भी जा सकती है। ऐसे इसका गोलाकार यह पथ है जिस पर वो भ्रमण करती है। भ्रमण करते हुए वो किसी न किसी नक्षत्र के सामने ही होगी, किसी न किसी नक्षत्र के सामने ही स्थित होगी। ये जिस मार्ग पर भ्रमण करते हुए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसी को क्रांति वृत्त कहते हैं। और ये 27 नक्षत्र इस क्रांति वृत्त के पैरेलल स्थित हैं। इस क्रांति वृत्त पर हम जितना भी लंब डालेंगे वो सभी लंब इन्हीं 27 नक्षत्रों पर पड़ेंगे। इसलिए 27 नक्षत्र ही ज्योतिष शास्त्र में ज्योतिषीय गणनाओं के लिए और विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को जानने और समझने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। 28वें नक्षत्र अभिजित के बारे में भी बता दूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है। इसलिए वो अभिजित के कुछ भाग का भी स्पर्श कर लेती है। इसलिए कभी कभी 28 नक्षत्र भी स्वीकार किया जाता है अनेक ज्योतिषीय गणनाओं के लिए। अब प्रश्न है, नक्षत्र का गणितीय स्वरूप क्या है? यह तो स्पष्ट हो गया कि क्रांतिवृत्त एक गोलाकार पथ है और आप सभी जानते हैं कि किसी भी वृत्त या किसी भी गोल का कोणीय मान 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है कोणीय मान। और एक नक्षत्र, 2 नक्षत्र, 3 नक्षत्र, ऐसे करते करते इस क्रांतिवृत्त में 27 नक्षत्र हैं, तो 360 को 27 से भाग दे दीजिए। भाग देने पर आपको प्राप्त होगा 13 अंश 20 कला। इसको सीधे सीधे कला में ले लें तो 800 कला। तो यह स्पष्ट हो गया कि एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है। जैसे क्रांतिवृत्त में 27 नक्षत्र हैं, वैसे ही एक नक्षत्र को हम 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, या कह लीजिए कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो अगर एक नक्षत्र में 4 चरण होंगे तो प्रत्येक चरण का मान कितना होगा? संपूर्ण नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला है, जिसको 4 से भाग दे देंगे। 13 अंश 20 कला को 4 से भाग देने पर आपको प्राप्त हो रहा है 3 अंश 20 कला।
स्पष्ट हो गया कि एक नक्षत्र चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। आप इन बातों को अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। चंद्रमा औसतन एक दिन में एक नक्षत्र का भोग करता है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। अब यहां प्रश्न क्या हो रहा है, जन्म नक्षत्र क्या है? क्योंकि जब हम क्रांति वृत्त में 27 नक्षत्रों की चर्चा करते हैं तो पृथ्वी पर बैठ करके हम किसी भी ग्रह को देखेंगे तो सभी ग्रहों के बैकग्राउंड में हमको यही 27 नक्षत्र ही नजर आएंगे। तो ऐसे में चंद्रमा को देखा जाए तो वह भी किसी नक्षत्र में होगा, सूर्य को देखा जाए तो वह भी किसी नक्षत्र में दिखेगा, मंगल को देखा जाए तो वह भी किसी नक्षत्र में दिखेगा। हम किस ग्रह के नक्षत्र को जन्म नक्षत्र मानेंगे? इसी का जवाब इसमें देखते हैं। दरअसल जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है ना, वही प्रचलित जन्म नक्षत्र कहलाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है हमारे पृथ्वी पर, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज्यादा नजदीक है। सभी नक्षत्रों को शतपथ चक्र में 4-4 वर्ण या 4-4 अक्षर प्राप्त हैं। मैंने बतलाया था एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। उन चारों चरणों के एक एक अक्षर निर्धारित किए गए हैं। जन्म समय के चंद्रमा को देखेंगे कि जन्म समय में चंद्रमा किस नक्षत्र में है। फिर यह गौर करेंगे कि उस नक्षत्र के किस चरण में है। उस नक्षत्र के पहले चरण में है, दूसरे चरण में है, तीसरे चरण में है या चौथे चरण में है। और नक्षत्र चरण के अनुसार शतपथ चक्र से अक्षर का चयन करके राशि नाम रखने की परंपरा भारतवर्ष में है, ज्योतिष शास्त्र में है। यह नक्षत्र अक्षर तालिका मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। जैसे अश्विनी में चू, चे, चोला ऐसे 4 वर्ण हैं। इसी तरह से भरणी में, भरणी के प्रथम चरण में ली, भरणी के द्वितीय चरण में लू, भरणी के तृतीय चरण में ले, भरणी के चौथे चरण में लो। इस तरह 4 वर्ण भरणी को भी प्राप्त हैं। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी नक्षत्रों के चरणाक्षरों को लिख सकते हैं अथवा इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दर्शकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का यह वीडियो देख करके आप जरूर हर्षित हो रहे होंगे। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका कुछ न कुछ ज्ञानवर्धन जरूर हुआ होगा। तो हम अगली बार फिर से हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। हरिओम।